2015 का और 2017 के पेपर्स को जब कंपेयर किया था तो हमने देखा था कि पहले जो है 13 MCQ आए 2011 में, उसके बाद इसकी वेटेज बढ़ के 23 पे आ गई और उसके बाद 26 मार्क्स का जो पेपर था वो 2017 के अंदर आया। मतलब काफ़ी वेटेज जो है ये इसकी कंजेक्टिवली जो है वो बढ़ रही है। और दूसरा इसके अंदर जो चीज़ें आप लोगों को अक्सर ये सुनने में मिलता है कि इतने क्वेश्चन एफएससी से पूछ लिए गए, इतने क्वेश्चन बीएससी से पूछ लिए गए, इतने क्वेश्चन जो हैं वो मास्टर्स पोर्शन से थे। तो मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप लोगों को एफएससी बीएससी और एमएससी में तमाम जगहों पर देखने को मिलते हैं। उनमें मेजर जो टॉपिक्स हैं वो रियल एनालिसिस के ही हैं। तो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स के अंदर जैसे कि अब मैं बात करूं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की या लिमिट्स की बात है, तो ये आप लोगों को तीनों स्टेजेस पे अपने इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पे तीनों जगहों पे जो है वो करने पड़ते हैं। तो उसी के लिए आप लोगों को आशिक साहब ने जो जिम्मे लगाया कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, जिसके बेसिक चलें स्टेज में आप लोगों को फर्स्ट ईयर के जो दिए गए। तो आप लोगों से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो उन्होंने भी क्वेश्चन कुछ नोट डाउन किए हुए थे कि ये क्वेश्चन आपने पूछने हैं। मेरा क्वेश्चन पहले आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने जो काम किया इतनी देर में, उसमें आप लोगों को क्या लगा कि कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हो कि ये चीज़ जो है इसमें इशू है। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को थोड़ा सा रिवाइज करके मैं आप लोगों को प्रॉपरली जो कैलकुलस के टॉपिक्स है ना उधर ले जाऊंगा जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं या जिस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। तो टोटल 4 to 5 मिनट्स आप लोगों के लूंगा इसमें। जी जो आप लोगों ने इसको डिस्कस किया है, जितना भी देखा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जितना पोर्शन आप लोगों को असाइन किया गया था, उसमें क्या चीज़ थी जो आप लोगों को लगा कि ये चीज़ डिस्कस की जानी चाहिए या ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम पूछेंगे। वेल आई थिंक चलें मैं इसको बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर तमाम चैप्टर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों से पीपीएससी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर की तरफ फ़ौरन से इसका रिव्यू ले लूँगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको इंटर क्लासेस को जो है वो पढ़ा भी रहे होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड अदर देन दैट कि आप लोगों को इसकी जो प्रॉपर्टीज़ नेम है, ठीक है ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, स्पेशली इसके अंदर जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी आप लोग पढ़ते थे कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, इस प्रॉपर्टी को पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ के नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू ए हमारे पास, सिमेट्रिक में इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, और ट्रांजिटिव इसी टाइप से। तो इसके अंदर से प्रॉपर्टी नेम सबसे पहली बात, ठीक है, और प्रॉपर्टी नेम्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो इनवर्स है, ये को पार्टिसिपेंट शायद बात करना चाह रहे हैं लेकिन इनके सिग्नल कोई इशू है शायद। जी आप पूछिएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फॉर्म है ए प्लस एटा बी टाइप की होती है हमारे पास। और इसके अंदर जो एमसीक्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली आया है कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर शायद इसके बारे में इतना नहीं बताया गया। वो ये है कि जब हम बात करते हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो ए माइनस बी एटा टाइप का होता है।
तो आप लोगों को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है, लेट्स सपोज 3 + 5 आयोटा, और वो ये पूछता है कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप सुन लें इसकी सारी, आपको नंबर वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। जैसे वो ये कहता है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन इन विच क्वाड्रेंट इट्स कॉन्जुगेट लाइज, कि अगर आप लोगों के पास z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो z बार जो है इसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट से होगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको अगर ये स्कीम याद है ना कि x और y दोनों पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों ही नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो याद रखिएगा अगर तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा ना तो उसका y जो है वो नेगेटिव होना है, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब फर्स्ट का कॉन्जुगेट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और फोर्थ का कॉन्जुगेट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि x और y ने चेंज होना है सिर्फ, सॉरी x और y कह रहा है, y ने सिर्फ चेंज होना है, तो y डायरेक्शन में उसने अपोजिट डायरेक्शन पे चले जाना है। जैसे कि 3 + 5 आयोटा यहाँ पे है, तो 3 - 5 आयोटा जो है वो y नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब 3 + 5 आयोटा अगर यहाँ है तो 3 - 5 आयोटा यहाँ पे होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे। तो इसी तरीके से फर्स्ट का कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ का कॉन्जुगेट फर्स्ट में होता है। इस तरह सेकंड का जो कॉन्जुगेट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड का कॉन्जुगेट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है या कोई ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पूछी नहीं जाती इससे रिलेटेड, लेकिन ये एमसीक्यू जो है आया है पीपीएससी एग्जाम्स के अंदर कि कॉन्जुगेट जो है वो किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है जी, तो इस टाइप का आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि आते हैं क्वेश्चंस। वेल अच्छा, इतनी मैं सिर्फ जस्टिफिकेशन देता रहूँ सफिशिएंट है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने काम किया हुआ है। यहाँ से मैं सिर्फ वो बात बताऊंगा कि अगर एमसीक्यू किस टाइप का आया हुआ होगा यहाँ से। जी बिल्कुल, ये आज नई चीज जो है ना सीखने को मिली है क्वाड्रेंट के हवाले से। आपने जो कॉन्जुगेशन कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बताया, इस तरह अगर कोई नई चीज हो तो वो काइंडली जो है ना वो जरूर हाँ, बताइएगा। मैं सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि यहाँ से सिर्फ आपको ना फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है, इंटर का पढ़ाया तो नहीं जा सकता पूरा आप लोगों को, और ना ये काम है क्योंकि आप लोग खुद पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स हैं। तो यहाँ से जिस टाइप का एमसीक्यू पूछा गया है कभी, मैं सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, जी तो बिल्कुल। ओके, तो यहाँ से ये चीज एक तो पूछी गई है। दूसरा ये उसके बाद कार्टियन प्लेन की बात की गई कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो कौन सी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी मॉड जो है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड पूछी जा सकती है आप लोगों से। ये 2017 के अंदर ये इंटरवेंशन आई है कि इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे प्रीवियस में जो थोड़े से क्वेश्चन थे यूं कह लें कि ऐसे पूछे जाते थे जो कि यूं कह लें कि हायर लेवल के होते थे, लेकिन 2017 की तरफ जैसे जैसे हम आए हैं 11 में सबसे ज़्यादा यूं कह लें कि हायर लेवल का पेपर था, उसके बाद 15 में बड़ा ही मुनासिब पेपर बना, और 17 में आके रियल एनालिसिस का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से, रियल एनालिसिस का पोर्शन ज़्यादा होने का सादा सा मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास जो कैलकुलस है, कैलकुलस पार्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस पोर्शन के बढ़ने की वजह से हमारे पास पेपर हमें कंपैरेटिवली इजी लगना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछी जा सकती है। और बस उसके बाद डिमोवरीज थ्योरम की यहाँ पर इसके अंदर स्टेटमेंट है, अदर देन दैट इसके अलावा कोई इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये आप लोग चूंकि ग्रुप के अंदर जब डिस्कशन करेंगे तो सेट्स के अंदर हम तभी जाएंगे, और सेट्स के अंदर जो राइटिंग प्रोसीजर है ना वो सिर्फ इतना सा है कि ये याद रखिएगा, एम्प्टी सेट को राइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन आती हैं। जैसे यहाँ पर ये में एक सामने चीज़ आई हुई है कि E इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी जो है ना, तो इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो 2 पावर 0 यानी कि 1 एलिमेंट तो कम से कम जरूर होगा ना। तो उसके अंदर एम्प्टी सेट के अंदर ये बाहर जो सेट साइन है, अंदर एक एम्प्टी साइन एक और दिया हुआ है।
तो हमारे पास एक एलिमेंट तो जरूर होगा। मतलब अगर मेरे पास सेट इटसेल्फ जो है वो फाई है, तो इसके पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, ये सेट लेट्स सपोज एक्स है, तो पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर फाई होगा सिर्फ, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हमने खुद एक सेट के अंदर वो है ना पुट करना होता है। तो इस वजह से पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट जो है हमारे पास, और यही एक ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। और ये फाई का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इससे छोटा कोई भी सेट नहीं है, और फाई जो है हर एक का सबसेट है। ये इसके हवाले से कुछ आप लोगों ने को जो पता होना चाहिए। वेन डायग्राम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है ही नहीं कि जो आप लोगों से अदर सिर्फ वेन डायग्राम्स के बारे में बनाने का पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो चूंकि यहाँ पे कोई ऐसे ऑप्शन होती नहीं है वेन डायग्राम के हवाले से। ये जो आप लोगों के पास प्रपोजिशंस हैं, डिफरेंट सिंबॉलिक लॉजिक्स जो हैं, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेगेशंस में आप लोगों के पास जो है वो यूँ कह लें कि चेंज हो जाता है, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू है हमारे पास। कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये आप लोगों को जिसका भी टेबल बनाने के लिए कहा जाए, नॉट के अंदर चूंकि साइन चेंज होता है, एंड के अंदर अगर कोई एक भी आप लोगों के पास एंड के अंदर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और के अंदर हमारे पास क्या था कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू है, अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स हो तो वो फॉल्स आंसर आप लोगों को रिटर्न करता है। और इम्प्लीकेशन में अगर फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स हो तो फिर आप लोगों के पास फॉल्स है, अदरवाइज हर सूरत में जो है हमारे पास वो ट्रू होता है। और बाई कंडीशनल के अंदर अगर दोनों सेम हो तो ट्रू है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स है। तो ये इसके टेबल्स आप लोगों को बनाने आने चाहिए, क्योंकि टेबल से रिलेटेड वो पूछ लेता है। टेबल जरूर मतलब एक आध एमसीक्यू इसका जो आप लोगों के पास है लाजमी होता है लॉजिक्स के हवाले से। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फंक्शन की, उसकी डोमेन और रेंज के हवाले से। डोमेन और रेंज यहाँ पे तो फंक्शन के सिंपल है, क्योंकि सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात हो रही है। उनकी डोमेन और रेंज तो बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि आपके पास ऑर्डर पेयर हो तो उसकी जो डोमेन और रेंज होगी वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो उसकी रेंज हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट उसकी डोमेन हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जो आप लोगों से पूछी जाती है डोमेन और रेंज रियल एनालिसिस के अंदर पीपीएससी के पेपर्स में, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखते हैं। वो डोमेन और रेंज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो अभी मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैट्रिसेस में से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं पूछी जाएगी मैट्रिसेस में। यूं कह लें कि रैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। जो है ना वो लॉजिक्स के हवाले से आपने बात बताई थी कि टेबल जो बनाया जाता है उसमें से क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कोई जस्ट नहीं एग्जांपल। क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका टेबल आएगा कि जी जी हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, मतलब जो लॉजिकल स्टेटमेंट है, दैट इज टोटोलॉजी, दैट इज एब्सर्डिटी, दैट इज कॉन्टिजेंसी। तो जी टोटोलॉजी मतलब जो स्टेटमेंट होगी उसके अगर फाइनल आंसर सारे ट्रू होंगे तो वो टोटोलॉजी जी होगी। जी अगर जी 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 उसका समझा। टेबल के फाइनल आंसर अगर सारे फॉल्स होंगे तो एब्सर्डिटी होगी, अदरवाइज वो कॉन्टिजेंसी होगी। जी जी मतलब वो स्टेटमेंट इसी वाले से सिर्फ पूछी जा सकती है। टेबल बनाने का जाहिर आपको ना शॉर्ट, यानी हाँ वो तो समझा गया। ठीक है ना। हाँ मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं अभी तक, उन क्वेश्चंस को मैं एज इट इज यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये थर्ड चैप्टर से ही, मतलब थर्ड के भी बनते हैं वैसे, हायर उसके भी बन रहे होते हैं। ये आप लोगों के पास है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है ना। हेलो, ओके। जी जी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हैज रैंक। अब याद रखिएगा रैंक मालूम करने के लिए हम क्या करते थे भला, रैंक जी मालूम रैंक करने फाइंड करने के लिए उसको जो है ना वो एचेलॉन फॉर्म एचिलॉन में फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो ये तो जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ना वो इटसेल्फ जो है वो एचिलॉन छोड़े रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म टाइप पे बनी होती है इसकी। तो इसका जो रैंक होता है वो एन ही होता है। तो एन ऑर्डर का जो भी आप लोगों के पास यूनिट मैट्रिक्स हो उसका जो रैंक होगा वो इटसेल्फ क्या होगा हमारे पास, एन ही होगा।
समझ गए ना बात को? जी जी। ओके। तो इसी तरीके से हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स आप लोगों को फाइंड आउट करना आना चाहिए। अच्छा, और इसी तरीके से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको हम क्या कहते थे इस मैट्रिक्स को? ये आप लोगों से बीएससी के अंदर शायद पूछा गया था, बीएससी के अंदर इनकी डेफिनेशंस थी जो नीलपोटेंट। नहीं, नीलपोटेंट किसी खास, नीलपोटेंट। नहीं, नीलपोटेंट किसी खास पावर पे जाके जीरो हो जाता है। एडेम्पोटेंट। अडेम्पोटेंट नहीं, अडेम्पोटेंट था हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और नीलपोटेंट था हमारे पास ए पार पी इज इक्वल टू 0। यही था ना हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर। जी जी जी। तो ये हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं थे ये? सिमेट्रिक में तो ट्रांसपोज जो है ना वो उसके इक्वल आना चाहिए ना। हाँ, ए ए ट्रांसपोज का इक्वल टू, ट्रांसपोज इक्वल ठीक है। ए, और क्यू में माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। इनवोल्यूटरी, क्योंकि आप मुझे उसकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आ रही फर्स्ट ईयर के हाँ अंदर। हाँ, वही है वही है। इन जी ये फर्स्ट ईयर में नहीं है, ये बीएससी ये वगैरह बीएससी में के अंदर दिए हुए हैं है, वहाँ पे डेफिनेशंस के डेफिनेशन। अंदर। तो वो एग्जैक्ट मुझे इस टाइम जो है ना जी वो डेफिनेशन के मिली अंदर दिए हुए हैं। है, डेफिनेशन के अंदर है ये वहाँ पे, मतलब उसकी टाइप्स है मैट्रिसेस की। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जी जी मैट्रिक्स के पॉइंट बिल्कुल। ऑफ व्यू से जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे आ सकता है। अच्छा, इसके बाद जी यहाँ पे पूछे गए जी कोफैक्टर्स, बिल्कुल। कोफैक्टर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का A11 या A12 का कोफैक्टर आप लोगों को फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो मैट्रिसेस के वाले से इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहे होते हैं। हाँ, इसके अंदर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में मैं चलता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज का एक तो पता होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट की ना 8 प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है कि किसी भी ट्रांसपोज का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने तो उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, ये जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। और रोज को इंटरचेंज कर दें तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हो, तो वो वहां पे यूज करके ऑब्वियसली आप लोगों ने अगली एक्सरसाइज करवानी होती है। तो इन प्रॉपर्टीज का सारियों को आप लोगों ने जेन में रख लेना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैं जो बात कर रहा था आप लोगों से, लास्ट एक्सरसाइज की। हाँ जी, तो इसके अंदर 2 चीजें आप लोग पढ़ते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस ये याद रखिएगा, हमारे पास पहली बात ये कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है जिसमें अगर आप लोगों के पास इक्वलिटी की दूसरी साइड पे नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो आप लोगों के पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, अगर इक्वल टू जीरो है तो वो आप लोगों के पास होमोजीनियस सिस्टम है। और फिर जो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यूनिक सोल्यूशन के लिए आप लोगों के पास जो कम से कम जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा या उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम है, मतलब अननोन्स 3 है और इक्वेशंस आप लोगों के पास जस्ट 2 हैं, तो फिर उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस जो है ना वो होल्ड कर रहे होते हैं। और वो सिस्टम वो सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ये उस टाइप के होते हैं जिसके अंदर अगर आप लोग लेट सपोज ये वैल्यू है, इसमें अगर आप x और y की जगह पे कोई वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करें तो दोनों साइडों का आंसर आप लोगों के पास मैच नहीं कर रहा होता, मतलब उसका नो सोल्यूशन होल्ड कर रहा होता है। और ये हमारे पास उस टाइप के भी होते हैं जिस जब हमारे पास उन तमाम का सोल्यूशन होल्ड नहीं करता जब हमारे पास ए मॉड जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा हो, क्योंकि उनका इनवर्स होल्ड नहीं करेगा ए का। और एक सोल्यूशन जो 0 0 0 है वो हर टाइप की जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके अंदर एक कंफर्म सोल्यूशन 0 0 0 होता है होमोजीनियस के अंदर, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और ट्रिवियल के अलावा अगर कोई और सोल्यूशन होल्ड करता है तो उसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का नाम देते हैं।
तो यहाँ पर तीनों से रिलेटेड जो है ना यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने इसके अंदर जरूर देखना है। अच्छा, ये लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है अभी? शायद आप लोगों को थोड़ी सी कम नजर आ रही होगी ये लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, एमसीक्यू इसका आया हुआ था। linear system is consistent and has a unique solution if rank of the coefficient matrix is same as that of augmented matrix of the system। यानी कि याद रखिएगा, जब आप उसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, और या फिर आप लोग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको, तो दोनों सूरतों में कोई एक रो पूरी की पूरी जीरो नहीं होनी चाहिए। कोई एक रो जीरो होगी, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर कोई एक रो जीरो होगी, लेट सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला फर्ज किया, ये वैसे जरूरी नहीं, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, ABC लिख देता हूँ ताकि वो अननोन्स होंगे मेरे पास। ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है और दूसरी तरफ ये 1 2 3 है, लेट सपोज। कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ ना, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ सॉरी, इसको इसका रैंक फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो एचिलॉन फॉर्म जब बनाई तो लेट सपोज ये 1 5 4 0 1 3 0 0 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसका रैंक क्या बन गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 बन गया। अच्छा, जब इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा होगा तो जाहिर है दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी यहाँ पे, और इधर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे 7 होगी। ये मैं सपोज्ड एक वैल्यू लिख रहा हूँ आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उसने बात की कंसिस्टेंट मैट्रिक्स होने की ना। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन होने के लिए जरूरी है कि इस साइड पे भी पूरी की पूरी रो जीरो ना हुई हो, क्योंकि वो जीरो नहीं हुई होगी तो x3 का आंसर 7 आएगा, वरना जीरो का आंसर कभी भी इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है n से, n क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस थी और रैंक हो जाता है 2, तो फिर याद रखिएगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, फिर उसका सोल्यूशन कभी भी होल्ड नहीं कर रहा होगा। ये रहा, यहाँ पे देखें, we conclude that a system is inconsistent if the rank of the coefficient matrix and the augmented matrix of the systems are different। अगर आप लोगों के पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक डिफरेंट होगा तो फिर वो सोल्यूशन, फिर वो आप लोगों के पास जो है सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, यहाँ से सिर्फ ये एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से बात शेयर करनी थी। हाँ, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तीनों प्रोसीजर्स के आप लोगों को जस्ट एक नेम पता होना चाहिए कि नेम इनके क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की यहाँ पर, ये तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनका सम 0 होता है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 होता है हमारे पास, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है जो, और 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है उनका सम हमारे पास 0 होता है। ठीक है ना, इस तरीके से उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों को 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पता होनी चाहिए। ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब देखने में हमें एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन लगता है। ये एमसीक्यू आ सकता है आप लोगों को कि कोई भी आप लोगों को इक्वेशन दी गई हो, ठीक है, और यहाँ से नेचर ऑफ द रूट, पहली बात यह कि नेचर ऑफ द रूट आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इस अगली एक्सरसाइज में जो आप लोगों ने इक्वेशन फॉर्म करनी है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वो जो इक्वेशन हम राइट करते थे कि अगर आप लोगों के पास किसी भी इक्वेशंस के रूट पता हो तो हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से। एस यहाँ पर सम ऑफ रूट है और पी जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट के नाम से आप लोग देख रहे होते हैं। ओके, तेरी ईमेल का बहुत वेल इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, वो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस को 4 मेथड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, कि हायर न्यूमरेटर अगर आप लोगों के पास हायर
ऑर्डर का है तो आप लोगों के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर अगर हायर पावर में है, हायर ऑर्डर में है, और न्यूमरेटर कम ऑर्डर में है तो वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ओके, टाइप ऑफ सीरीज, ये जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर याद रखिएगा कि एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएस के लिए जब भी आप लोग पेपर देंगे, कभी जो एमफिल जिन्होंने कर लिया गैट सब्जेक्ट देंगे, या गैट जनरल के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, जब भी आप लोग, तो एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसकी सीरीज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 चैप्टर से कोई ऐसे कोई खास चीज़ उठाई नहीं जाती, मतलब सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ना तो इसमें से कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई जाती हैं, ना कोई फार्मूलाज इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं डिफरेंट प्रोग्रेशन में से, क्योंकि कैलकुलस के अंदर अगर ज़्यादा फोकस किया जाता है तो वो सेकेंड ईयर पे किया जाता है। हाँ, परमुटेशन जो स्टैट जिसे आप लोग कहते हैं ना, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो परमुटेशन के अंदर से क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 चैप्टर चाहे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, 7 चैप्टर को प्रिपेयर जरूर करना है आप लोगों ने अपने पीपीएससी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा 3 एमसीक्यूज के लिए। 3 to 4 एमसीक्यू स्टार्ट से आते हैं हर दफा, और वो इसी चैप्टर से आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा इससे हायर लेवल की तरफ चला जाता है, स्टैट्स की तरफ, लेकिन अगर आपको यही अच्छे तरीके से पता हो तो आप लोग उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 7 चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सिक्स चैप्टर में से क्या करना है? मैंने कहा 6 चैप्टर से आप लोगों के पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जी, क्योंकि उसके अंदर जो मतलब जितने भी टाइप के प्रोग्रेशन है ना, वो आप लोगों से जी, जी, एनटीएस में बहुत पूछे जाते हैं एनटीएस के अंदर, लेकिन पीपीएससी जी, वाला जी, इसको टच नहीं करता ज्यादा। जी। ठीक होगी बात? यानी वो इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है आपका, उसकी हाँ, चले मैं आपको सादा अल्फाज में ये बता देता हूँ कि आपके पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसका जी, चैप्टर जी, नंबर 1 से सिर्फ वो कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी, जी, चैप्टर नंबर जी, 2 से अलजबरा के पोर्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर मौजूद। 1 2 3 ये 3 चैप्टर प्राइम इंपॉर्टेंस के हामिल है, ठीक है ना जी। जी, जी, उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 7 पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, जी, जी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जी, जी, अच्छा, और 7 में अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है, या कल को भी, मतलब जब भी आप लोगों को ये 7 का मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि 7 का जब भी आप लोगों को इशू नजर आए कि 7 में ये मुझे इशू आ रहा है, तो वो किसी भी टाइम में मुझे अपना क्वेश्चन पुट कर दे। वो टेक्स्ट किया करिए, टेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद जैसे ही मैं उसे देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में भी आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। 9 10 11 12 ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, अदर देन दैट क्या आपको फार्मूलाज आते हो तमाम के। और अब मैं चलता हूं उस चैप्टर की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आते हैं बेसिक आप लोगों को? मोहसिन, सर वो सुफियान, चेक करने वाले हैं सर, काफी अच्छा हो गया, अभी वो उसको रीड आउट नहीं किया चलें, तो मतलब याद बहरहाल, कर लेंगे। हाँ, बस आप लोगों ने वही जेहन में रखना है कि एक तो जो है ना, ये यहाँ पे एक वैल्यू थी 1 डिग्री की, पॉइंट्स की फॉर्म में जो लिखी हुई ना वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू और 1 रेडियन की वैल्यू। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कहाँ पे लिखी हुई थी। ये रही वैल्यू कि 1 रेडियन 57.29 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। और 1 डिग्री यस जो सर, है वो 0.175 रेडियन के इक्वल होता है। ये एमसीक्यू बस एक इसमें से पता होना चाहिए, और थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर जो ये फार्मूला है, इसके हवाले से आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी एंगल जाहिर है कन्वर्शन आप लोगों को इसकी आती होगी कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन से क्वाड्रेंट में 6 के 6 जो
साइन कॉस टेन है हमारे पास, पहले क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड में हमारे पास टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। और फोर्थ के अंदर जो है वो कोसाइन और कोसाइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अच्छा, इसके फार्मूलाज से ज्यादा चीजें नहीं उठाता, यहाँ से जो चीजें उठाता है ना, जो आप लोग इंटर क्लासेस को जब पढ़ा रहे होते हैं तब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये 9 और 10 चैप्टर। और जब आप बात करते हैं पीपीएससी के एग्जाम्स की, तो तब आप लोगों के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ना चैप्टर्स, वो चैप्टर बन जाते हैं 14, चैप्टर नंबर जो 14 है, और चैप्टर नंबर 11 जो है। अब ना चैप्टर नंबर 14 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कभी आपको इंटर क्लासेस की अगर बात करूं, तो ना ही 11 से आता है। लेकिन पीपीएससी के अंदर अगर कभी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन से, तो वो आपको या तो 11 से आएगा या 14 से आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस उसके यही हैं, ठीक है ना। तो हाँ, इसके अलावा एक चीज आप लोगों को आ सकती है एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी ना वैसे तो कभी। यस सर। हाँ, ज्योमेट्रिकल शेप्स का सिर्फ देखें आप, सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती बेसिकली, सर्कल का वो जस्ट आउटर पैरामीटर ही होता है, और इसका साइड्स का एंगल तो नहीं बनता कोई भी। हाँ, इंटीरियर एंगल जो होता है वो आप लोगों के पास टोटल ओवरऑल जो है वो 360 डिग्री होता है कंप्लीट सर्कल का, ठीक है ना। वरना डिफरेंट जो साइड, डिफरेंट जो शेप्स हैं, जैसे कि ट्राइंगल की बात करें और रेक्टेंगल की बात करें, आप लोग पेंटागन की बात करें, तो इनके अंदर एक मखसूस तादाद होती है जो एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हर एक स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं कि इतने एंगल इसका आउटर एंगल होता है और इतनी डिग्री जो है इसका इनर एंगल होता है। यहाँ पे मैं एक एफएससी से क्वेश्चन ना 2015 के अंदर पूछे गए थे आप लोगों से, वो सिर्फ बता देता हूँ कि वो वाले कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तक जो डिस्कशन किया हमने उसमें से स्टेटमेंट पूछी गई है कि कौन सी टेटोलॉजी है कौन सी नहीं टेटोलॉजी। तो वो वाले स्टेटमेंट तो आप लोगों को अब मैंने बता दिया ना पहले कि उसका ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है पीपीएससी के अंदर जो आया आप लोगों को, ठीक है। और ये वो आगे हैं क्वेश्चन जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये उधर से क्वेश्चन पूछा गया है। अ डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी दैट डाइस ऑन द टॉप ऑफ प्राइम नंबर और ऑड नंबर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाली तो जो बात थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये डाइस और इनकी तमाम चीजों का पता है ना आप लोगों को, कितने आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं आप लोगों के पास। चैप्टर नंबर 7 में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है अभी बता सकता है, मैं पूछ रहा हूं उनसे, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ 11 और 14 की जो मेन चीजें हैं जिससे एमसीक्यू आया हुआ आप लोगों को वो डिस्कस करने लगा हूं। फिर वो अभी हम वो ये है ना कि एमसीक्यू देखते हुए ना जब हम करेंगे तो जो प्रॉब्लम आएंगे वो हम नोट कर लेंगे, बाद में हाँ, डिस्कस वो आप करेंगे। नोट कर सकते हैं। 7 में से चले मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो अभी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि 1 मिनट की मीटिंग रह गई, जैसी मीटिंग एंड होती है मैं बल्कि उसी को रिकनेक्ट में कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर जी मैं फिर जो जी है ना डिस्कशन कर सकूँ। ये ओके, जी ये स्टूडेंट ने कहा ठीक है जी कल हम बता देंगे। ओके आप लोग, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स में से ज्यादा पूछा जाता है। अब आपको पहले 3 का पता चल गया ज्यादा इंपॉर्टेंट, 7वें का पता चल गया, और फिर उसके बाद आप लोगों को बता दिया कि 11वां और 14वां चैप्टर है, तो ये इस वाले से इंपॉर्टेंट है। ये मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।